जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रिक्स समिट। जी हाँ, ब्रिक्स समिट बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। दुनिया भर के न्यूज़ के जो भी एंकर्स वगैरह हैं इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है ब्रिक्स की समिट? ये ब्रिक्स की जो मीटिंग आपकी हो रही है ये रशिया के कजान शहर में हो रही है ना। तो कहाँ है कजान? वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेटेड है, रशिया के मैप में कहाँ लोकेटेड है, पूरा अभी हम देखते हुए चलेंगे और समझेंगे ब्रिक्स है क्या, इसको किस चीज़ के लिए बनाया गया था, आज के टाइम पे ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। और इसी ब्रिक्स की मीटिंग के ही अंतर्गत आपने यहाँ पे देखा, ये आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको चाइना के जो चीफ दिख रहे हैं यानी शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ इन तीनों का भी मतलब एक तरह से क्या है, एक सहयोगात्मक रवैया यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लूला डे सिल्वा को देख रहे हैं जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। तो ये 5 मेन ब्रिक्स के मेंबर्स जो आपके एक तरह से आपका जो फाउंडिंग मेंबर्स एक जिनको हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से जहाँ से ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी सभी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और इस मीटिंग में जो कजान में ये मीटिंग हुई थी, हर जगह पे जहाँ पे कोई मीटिंग होती है वहाँ पे फिर मीटिंग खत्म होने के बाद उसमें एक घोषणा पत्र पे साइन होता है कि भाई हम सारे इस बात पे एग्री होते हैं। तो वो कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ। तो उस डिक्लेरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या उसमें भारत का प्रभुत्व दिखाई देता है, भारत का इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप और इस पूरे वर्ल्ड के मैप में हमारा ये ग्रीन कलर का आपको क्या दिख रहा है, रशिया दिख रहा है ना। वर्ल्ड के मैप में ये आपको रशिया दिख रहा है। यहाँ पे रशिया, आपको रशिया देखे होंगे आप, एशिया में भी है और आपके यूरोप में भी है। यानी कि यहाँ पे यूराल माउंटेन्स पड़ते हैं। यूराल माउंटेन्स के वेस्ट का रशिया यूरोप में है, ईस्ट का रशिया एशिया में आपका पड़ता है। फिर यहाँ पे ये हमारे रशिया का मैप है और ये रशिया का वो प्रदेश है जिसका नाम है तातरिस्तान और इसी तातरिस्तान में ही एक शहर है जिसका नाम है कजान। कजान शहर जो आपका है, यहाँ से कजान नदी और वोल्गा नदी यहीं से निकलती है। वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए आपको ये भी जानने को मिला, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर वल्दाई हिल्स से निकलती है रशिया में और इसी कजान शहर से होते हुए यहाँ पे कजान नदी आके मिलती है और फिर ये जाके कहाँ चला जाता है? कैस्पियन सी में जाके गिरती है वोल्गा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कजान की सिचुएशन है। अब हम इसमें आगे देखते हुए चलते हैं कि ये जो मीटिंग थी क्या था। तो हाल ही में कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाली ये मीटिंग, हालांकि अपने प्रधानमंत्री मोदी ये 23 अक्टूबर को ही वापस आ गए थे। बिकॉज आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो 24 अक्टूबर क्या था, 24 अक्टूबर को इन्होंने मतलब मीटिंग एक तरह से वहाँ पे, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही भारत में जर्मनी के जो चांसलर हैं उनकी विजिट होनी थी। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 22 और 23 अक्टूबर को ही रात में ही वो कजान से निकल के दिल्ली आ गए, क्योंकि दिल्ली में भी दूसरे देश के एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं। तो कजान डिक्लेरेशन जनरली ये होता है, कोई भी मीटिंग होती है तो डिक्लेरेशन उसके आखिरी दिन पे साइन होता है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे थे इसलिए इसको 23 अक्टूबर को ही साइन कर लिया गया। ये दिखाता है भारत की इंपॉर्टेंस को, है ना। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं। तो पीएम मोदी रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर टेकिंग पार्ट इन 16th ब्रिक्स समिट। ये चीज आपके लिए याद करने लायक है। कौन से नंबर का ब्रिक्स समिट था? 16th नंबर का ये ब्रिक्स समिट था, है ना। तो पीएम मोदी हेल्ड हिज फर्स्ट स्ट्रक्चरल बायलैटरल टॉक्स विद शी जिनपिंग। और सोचो, शी जिनपिंग से लगभग 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह से बायलैटरल टॉक्स हुई थी 2018 में, जब शी जिनपिंग इंडिया आए थे। उसके बाद से तो रिश्ते एकदम थोड़े से खराब ही होते चले गए, है ना। आपका डोकलाम जो आपका इशू हुआ था उसकी वजह से, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी, फिर उसके बाद तो पीएम मोदी की शी जिनपिंग से ये आपके आफ्टर 5 ईयर्स एक तरह से क्या होता है, टॉक्स होती हैं और अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें पीस
एस्टैब्लिश करने को लेकर एक तरह से बात हुई, और ऑनगोइंग जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको भी किस तरह से हमें ख़त्म करना है, इन सब चीज़ों पर हमारे यहाँ पे क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। इसमें पीएम मोदी ने एम्फेसाइज किया था, किस चीज़ पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था, एम्फेसाइज करना यानी कि जोर देना। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर डायलॉग फॉर रशिया यूक्रेन इशू। इन्होंने जाते ही कहा कि मतलब दिस इज़ द एरा ऑफ पीस, है ना, यहाँ पे वॉर करना ये सब ज़रूरी नहीं है ना, ये आज के टाइम पे सही भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इफ़ देयर इज़ अ नीड टू मीडिएट इन द मैटर्स बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, तो इंडिया इज़ रेडी टू मीडिएशन, है ना, इंडिया मीडिएशन कराने के लिए एक तरह से क्या है, रेडी है। He held bilateral talks with Xi Jinping and Putin. इन्होंने पुतिन के साथ और जी जिनपिंग दोनों के ही साथ बायलैटरल टॉक्स, हालांकि ये तो एक मल्टीलैटरल मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने बायलैटरल टॉक्स भी किए, यानी कि द्विपक्षीय संबंध। कॉल्ड फॉर यूनिफाइड अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और इन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट एक तरह से यूनिफाइड जो फाइट की, सब लोग एक साथ मिल के रहना, ये भी इन्होंने बात यहाँ पे जोर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेडनेसडे लेफ्ट फॉर होम आफ्टर रैपिंग ऑफ हिज 2 डे इंपैक्टफुल विजिट, 2 दिन की विजिट थी 16वें ब्रिक्स समिट की, और फिर वो इंडिया वापस आ गए 23 अक्टूबर की ही रात में। और ये समिट आपके कजान में हुई थी, जो कि हमने देख लिया, और इसमें प्रोडक्टिव डिस्कशन देखने को मिला हमको। किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म, यानी बहुपक्षवाद। ऐसा नहीं कि देश पूरा केवल दुनिया केवल एक तरह से एक ध्रुवीय हो जाए या 2 ध्रुवीय हो जाए। मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद अपना उस तरह से होना चाहिए। टेररिज्म को काउंटर करना है, प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक वृद्धि को प्रमोट करना है, एड्रेस करना है ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को। ग्लोबल साउथ यानी दुनिया भर की जो साउथ की कंट्रीज हैं, जिनको एक तरह से थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कंसिडर किया जाता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो आपका मीटिंग हुआ था, ये वेडनेसडे को आपका कंक्लूड हुआ, और फिर इस मीटिंग में लगभग मोर देन 20 कंट्रीज के जो आपके मेंबर्स और लीडर्स हैं यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन। हालांकि मसूद पेजेस्कियन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की एक तरह से बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, क्योंकि ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है ना, वहाँ पे एक टर्मिनल भारत को 10 साल के लिए मिल गया है ना, एक तरह से लीज पे, यानी ऑपरेशन उसको ऑपरेशनल उसकी चीज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए। इसी में 43 पेज का एक कम्युनिक साइन किया गया है, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं, जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक इंक्लूड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ यानी जानवरों की जो आपकी बहुत ही संकटाग्रस्त जो स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उनको किस तरह से सेव करना है, उस पर भी यहाँ पे डिक्लेरेशन में साइन हुआ है। और इस जो थीम थी, यानी कि जो 16 का ब्रिक्स समिट था, इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी कि जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए हमको मल्टीलैटरलिज्म को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है, तो यानी कि उसको मजबूत करना है। द कजान डिक्लेरेशन, यानी जो कजान डिक्लेरेशन है, ये एम्फसाइज करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स सॉलिडारिटी एंड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कजान डिक्लेरेशन किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा है? ब्रिक्स की एकजुटता, सॉलिडारिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर, यानी कि रणनीतिक पार्टनरशिप पे। द लीडर्स प्लेज देयर कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग पीस, इंश्योरिंग अ फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी लीडर्स ने प्लेज किया है कि हम एक पीसफुल ऑर्डर चाहते हैं दुनिया का, और एक सतत विकास चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को ऐसे विलफुली ऐसे आपको यूज़ करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचें, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो इसके बाद आपका जो इसमें ब्रिक्स में और क्या कहा गया है कि वी द लीडर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्री, हमने खजान में मतलब यहाँ पे जो मीट किया है, इसमें हमारा क्या है कि जो ब्रिक्स के 16 साल हो गए हैं, आने वाले समय में भी हमें ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। और ब्रिक्स का जो आधार है वो 3 स्तंभों पर है, 3 पिलर्स पे है, और वो क्या है? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, राजनीतिक सुरक्षा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, आर्थिक और वित्तीय, और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन, यानी सांस्कृतिक और लोगों का लोगों से, एक कंट्री के लोगों का दूसरे कंट्री के लोगों से जो कॉपरेशन हो, इस पर बेस्ड है हमारे क्या? ये ब्रिक्स के रिलेशंस। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो कजान डिक्लेरेशन है, इसमें से क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं। तो कजान डिक्लेरेशन में आपके अब जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उन सब चीज़ों पर, और पीसफुल इंटरनेशनल जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो, एक तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू उनको चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तो इसमें क्या सारी चीज़ें निकल के आई? सबसे पहली बात, और जिसको हर कोई डिस्कस कर रहा है और वेस्टर्न मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है, वो है क्रॉस
बॉर्डर पेमेंट्स। आपने देखा रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए, मतलब थाउजेंड्स ऑफ 16,000 से भी ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पे। एक कोई कंट्री जिसने इतने सारे सैंक्शंस झेले हों तो वह रशिया है। और जो ग्लोबल ऑर्डर है ना, जो पूरा ग्लोबल व्यापार होता था जो डॉलर में होता था, उसका एक मैकेनिज्म था, एक स्विफ्ट मैकेनिज्म था। ये जो स्विफ्ट मैकेनिज्म था इसके तहत ही दुनिया भर का व्यापार होता था। रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। तो रशिया ने अब एक ऑल्टरनेटिव, हालांकि रशिया ने अपने आप को संभाल लिया, रशिया अब एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है वी नीड टू वर्क ऑन दिस। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है? ब्रिक पे। जैसे हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, वैसे ही ब्रिक पे करके एक नया अल्टरनेटिव, ये स्विफ्ट को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है यूनाइटेड नेशन के जैसा ही, है ना। हालांकि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का अगर मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं तो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स की कंट्री में लगभग दुनिया की आपकी 42% आबादी, यानी कि वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्री में रहती है। वर्ल्ड का जो 37% ट्रेड है वो ब्रिक्स कंट्री के थ्रू होता है, 37% ट्रेड। और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था अगर हम इसको देखें तो ये सबसे पहला, ये इस ब्रिक वर्ड किसने दिया था? ये जिम ओ नील करके एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के एक मतलब एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एक वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है और 2006 में ये बन भी जाता है, जिसमें शुरुआत में केवल 4 मेंबर्स थे। तो ब्रिक्स का यानी कि ये प्रैक्टिस में कब आया? 2006 में आया। तब इसमें केवल 4 मेंबर थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और 2010 में जाके इसमें एक अगला मेंबर जाके जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ अफ्रीका। तो ये बन जाता है ब्रिक्स। अभी हाल ही में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था, लास्ट मीटिंग में जो साउथ अफ्रीका में हुई थी, उसके पहले ही बात हो रही थी कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। तो एक्सपेंशन होने में 5 और मेंबर्स जुड़ने की बात हुई है। और वो 5 और मेंबर्स जो ब्रिक्स में अभी जुड़े हैं, यानी ब्रिक्स की टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई? 10। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आप में से कई बोलेंगे मैम अभी तो केवल 9 है। जो सऊदी अरेबिया है उसने पेंडिंग में है उसकी मतलब एक तरह से सहमति, वो उसने अभी सहमति नहीं दी है, लेकिन उसने ना भी नहीं कहा है। तो इसलिए अगर गिना जाएगा तो 10 मेंबर्स गिने जाएंगे, ठीक है। एक आपका आ जाता है इथियोपिया, आ जाता है इथियोपिया के बाद आपका फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर आपका कौन सा आता है? इथियोपिया हो जाता है, यहाँ पे इजिप्ट हो जाता है आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है यूएई के बाद आपका सऊदी अरेबिया और ईरान, जिसमें से सऊदी अरेबिया ने अपनी एक तरह से परमिशन नहीं दी है, यानी वो पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर बात हुई और उस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में जो मैंने आपको बताया ना कि एक अल्टरनेटिव एक तरह की करेंसी होनी चाहिए, ग्लोबल करेंसी, जिसमें दुनिया का ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। तो ये आपके निकल के आता है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म, यानी कि एक तरह से वित्तीय जो संरचना है उस पर रिफॉर्म करने की बात हो रही है कि नेशंस को किस तरह से रिफॉर्म करना है। तो रिस्पॉन्सिव और रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल सिस्टम लेके आना है। फाइनेंशियल इनोवेशन की बात हो रही है कि जिस तरह भारत का यूपीआई पेमेंट है उसी तरह का आपका यहाँ पे फाइनेंशियल इनोवेशन भी करना है, कई नई तकनीकी लानी है जिसके तहत हम लोग आपस में व्यापार कर सकें। फिर यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे भी बात हुई कि लीडर्स ने ये रीअफर्म किया कि हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उसको वेलकम, उसके प्रिंसिपल पे काम करते हुए मीडिएशन एफर्ट्स को वेलकम करें। मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे भी चर्चा हुई, जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं इजराइल और ईरान पे किस तरह से आपके क्या हो रहे हैं, वहाँ पे आपके विवाद हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंसर्न दिखाया गया कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, तो दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन इन साउदर्न लेबनान, जहाँ पे एक तरह से इजराइल ने भी बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की हुई है। तो और वहाँ पे हिजबुल्ला जो आपका है, हिजबुल्ला के इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सदर्न लेबनान में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें यह भी कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो जान गई हैं उस पर भी कंसर्न जताया गया है कि मिडिल ईस्ट की भी क्राइसिस को हमें एक तरह से मीडिएशन करने की ज़रूरत है, उसको भी एक तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत है। G20 के रोल पर भी चर्चा हुई कि G20 जो है, द समिट अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द G20 इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। वी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड एंड प्रोडक्टिव फंक्शनिंग ऑफ G20, क्योंकि इसमें से ब्रिक्स के कई मेंबर्स G20 का भी पार्ट हैं, है ना। तो उस पर भी आपके यहाँ पे बातचीत हुई। फिर आता है बिग कैट्स पे भी बात होती है। बिग कैट्स क्या है कि यानी कि हमने बताया ना जानवरों की स्पीसीज पे भी बात हुई है कि वी नीड टू प्रिजर्व देम टू, तो उस पर भी बात हुई है इस कजान डिक्लेरेशन में। और ये कहा गया कि जो बिग कैट्स
हैं ब्रिक्स कंट्रीज को वर्क करना है एक साथ मिलकर हमारी बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए। तो बिग कैट्स में आपके चीता आ जाता है, मतलब कैट इसकी फैमिली के जितने भी आपके आ जाते हैं, स्नो लेपर्ड आ जाता है आपका, इसको क्या कहते हैं, आपका टाइगर आ जाता है, आपका जो पैंथर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपके कंक्लूड हो जाती हैं। फिर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी बात हुई कि हेल्थ इनिशिएटिव्स हमें लेने हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज पे बात होती है कि हमें वी वेलकम द इनिशिएटिव ऑफ द रशिया साइड टू एस्टेब्लिश ग्रेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी एक तरह से कमोडिटी ट्रेडिंग जो आपकी होती है जिसमें वस्तु विनिमय किया जाता है, मतलब वस्तुओं पर एक तरह से ट्रेड किया जाता है, तो उसकी बात हुई। और ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप यानी ब्रिक्स में और जो कंट्रीज जुड़ रही हैं तो उन सब की चीज़ों की बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर कंसाइज फॉर्म में सारी चीज़ों को, इस पीडीएफ को आप आराम से भी देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ भी इसमें ब्रिक्स में से आपका छूटता नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर सर, जिन्होंने आज से 20 ईयर्स पहले इन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की नींव रखी थी। ये है हमारे वो फाइनल स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनल सेलेक्शन लिया है, केवल रिटर्न नहीं क्वालिफाई किया है ना। और ये रहा हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का शौर्य बैच, जो कि टारगेट बैच है एनडीए 2025 के लिए। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज तो कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपने इन सब चीज़ों के बारे में जाना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।